हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले यदि आप लोगों ने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। पहला है बृहदारण्यक उपनिषद से, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद से, और तीसरा है कठोर उपनिषद से, और चौथा है केन उपनिषद से। तो ये नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो ये कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। पहला है महाभारत में, दूसरा है छांदोग्योपनिषद में, और तीसरा है अष्टाध्यायी में, चौथा है भगवत पुराण में। तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किसमें किया गया है, फटाफट आंसर बताइए। तो ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है सत्यकामा जबाली की कथा। सत्यकामा जबाली की कथा जो अविवाहित मां होने के लांछन को चुनौती देती है। सत्यकामा जबाली की कथा जो अविवाहित मां होने के लांछन को चुनौती देती है वह उल्लेखित है। पहला है छांदोग्य उपनिषद में, दूसरा है जबालोपनिषद में, और तीसरा है कठोर उपनिषद में, चौथा है प्रश्नो उपनिषद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पहला है 12, दूसरा है 16, और तीसरा है 18, और चौथा है 20। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है 18। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। पहला है ऋग्वेद से, दूसरा है भगवत गीता से, और तीसरा है मुंडकोपनिषद से, और चौथा है मत्स्य पुराण से। तो किससे लिया गया है, फटाफट आंसर बताइए। सत्यमेव जयते किससे लिया गया, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है तमसो माह ज्योतिर्गमय। तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन मूलता है उपनिषद का, या महाकाव्य का, या फिर पुराण का, या षट दर्शन का। तो तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन मूलता किससे संबंधित है, फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद का। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। पहला है कठोपनिषद का, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद का, और तीसरा है तैत्तिरीय उपनिषद का, चौथा है ईशो उपनिषद का। तो किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद का। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है सत्यपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित कृषि थे। सत्यपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित कृषि थे। पहला है ऋषि भरद्वाज, और दूसरा है ऋषि वशिष्ठ,
और तीसरा है ऋषि विश्वामित्र और चौथा है ऋषि गौतम रहुगड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगढ़। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है जिस ग्रंथ में जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद और तीसरा है शतपथ ब्राह्मण और चौथा है पंचविश ब्राह्मण। तो जिस ग्रंथ में पुरुष वेद का उल्लेख हुआ है वह क्या है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से के साथ सम्मिलित करो। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करो एवं दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन करो। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करो एवं दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करो। सूची 1 में वेदों का नाम दिया गया है, वो किससे संबंधित है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है यजुर्वेद। तो इसका मिलान करना है, तो फटाफट इसका मिलान करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का क्या ऋग्वेद किससे है? तो ऋग्वेद हो जाएगा तैत्तिरीय। ठीक है दोस्तों। फिर सामवेद क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा पंचविश। ठीक है दोस्तों। फिर अथर्ववेद क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा गोपद। ठीक है। तो यजुर्वेद क्या हो जाएगा? जाएगा शतवत। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। पहला है यजुर्वेद से, दूसरा है सामवेद से, तीसरा है अथर्ववेद से और चौथा है ऋग्वेद से। तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अथर्ववेद से। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है सत्यशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सत्यशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? पहला है ऋग्वेद का, दूसरा है अथर्ववेद का और तीसरा है रामायण का और चौथा है महाभारत का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत का। ठीक है दोस्तों। फिर आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक पाड़ी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पाड़ी किस वर्ग के नागरिक थे? पहला है पुरोहित, दूसरा है लोहार, तीसरा है स्वर्णकार और चौथा है व्यापारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा व्यापारी। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है? पहला है झेलम को, दूसरा है रावी को और तीसरा है व्यास को और चौथा है सरस्वती को। तो ऋग्वेद में नदीतमा किस नदी को कहा गया है? तो ये कहा गया है सरस्वती को। ठीक है दोस्तों। फिर आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में जो अधिकारी एक बड़ी चारागाह पर नियंत्रण रखता था वह किस नाम से जाना जाता था? ऋग्वैदिक काल में जो अधिकारी एक बड़ी चारागाह पर नियंत्रण रखता था वह किस नाम से जाना जाता था? पहला है ग्रामीणी, दूसरा है ब्रजपति
और तीसरा है कुलपश और चौथा है सेनानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाजपेयी। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पहला है परुश्री और दूसरा है चंद्रभागा और तीसरा है आजिकिया और चौथा है सुवास्तु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा परुश्री। ठीक है दोस्तों। फिर अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पहला है भक्ति, दूसरा है मूर्ति पूजा और यज्ञ और तीसरा है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ और चौथा है प्राकृतिक पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो ये है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला है भारत से, दूसरा है ईरान से और तीसरा है इजराइल से और चौथा है मिस्र से। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है ईरान से। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है वैदिक युगीन सभा है। वैदिक युगीन सभा है। पहला है गांव में व्यावसायिक लोगों की संस्था थी और दूसरा है राज दरबार होता था और तीसरा है मंत्री परिषद थी और चौथा है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा क्या थी? फटाफट आंसर बताइए। तो ये एक मंत्री परिषद थी। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। पहला है निरंकुश, दूसरा है प्रजातंत्र और तीसरा है गणतंत्र और चौथा है वंश परंपरागत राजतंत्र। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो ये थी वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न है सर्वप्रथम स्तूप कहाँ? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? पहला है ऋग्वेद में, दूसरा है जातक कथा में और तीसरा है अर्थशास्त्र में और चौथा अष्टाध्यायी में। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है, फटाफट आंसर बताइए। तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पहला है अथर्ववेद में, दूसरा है सामवेद में और तीसरा है ऋग्वेद में और चौथा है मनुस्मृति में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों। फिर आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? पहला है ऋग्वेद में और दूसरा है अथर्ववेद में और तीसरा है सामवेद में और चौथा है यजुर्वेद में। तो किस वेद में मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लेखित
ऋग्वेद में उल्लेखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में उल्लेखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? पहला है जौ, दूसरा है चना और तीसरा है चावल और चौथा है गेहूं। तो किस उत्पाद को यह कहा गया है? तो ये कहा गया है जौ को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवेत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवेत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? पहला है सिंधु को, दूसरा है सरस्वती को और तीसरा है वितस्ता को और चौथा है यमुना को। तो किसको संबोधित किया गया है? मातेत्मा, देवेत्मा एवं नदीत्मा से। तो ये संबंधित किया गया है दोस्तों सरस्वती को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पहला है परुष्णी नदी के किनारे, दूसरा है सरस्वती नदी के किनारे और तीसरा है विपाशा नदी के किनारे और चौथा है अस्कनी नदी के किनारे। तो 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है? तो ये लड़ा गया है परुष्णी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। पहला है स्वर्ण आभूषण और दूसरा है गाय, तीसरा है तांबे के सिक्के और चौथा है चांदी के सिक्के। तो निष्क नाम से किसे जाना जाता था प्राचीन काल में? तो ये जाने जाते थे सोने के आभूषण को। ठीक है दोस्तों, फिर आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न क्या है? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह क्लास कैसा लगा सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।